तो नोट्स मैंने आपको दिए थे और आपको कहा था कि ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 बोला था, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, 6 करने को बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। ट्रू एंड फॉल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0 हैज रियल रूट्स। साफ साफ बोल दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है। अगर रियल रूट नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो ऐसा बन रहा होगा या फिर ऐसा बन रहा होगा। ये बात पक्की हो चुकी है कि एक्स एक्सिस को वो कट करके नहीं जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मतलब हर एक एक्स के लिए आंसर उसका पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हर एक एक्स के लिए नेगेटिव आ रहा होगा। या तो आंसर हमेशा नेगेटिव आए या फिर आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। वो कब होगा? जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि उसमें कोई रियल रूट नहीं है। ठीक, तो अब मुझे गिवन क्या है? गिवन है इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब ध्यान से देखो, जो मेरे को पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये प्रूव करना है c × a + b + c। अब ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन से मैं c क्या ऑब्टेन कर सकता हूँ? c तभी ऑब्टेन कर पाऊंगा अगर x को 0 पुट करूँ। अगर x को 0 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है? c। पर a + b + c कैसे आएगा? अगर इसी इक्वेशन में x को पुट कर दूं 1 तो आ जाएगी टर्म a + b + c। अब हर हाल के अंदर जो साइन c का होगा वही साइन c a + b + c का होगा, क्योंकि यहाँ तो सारे आंसर पॉजिटिव होंगे या फिर सारे आंसर नेगेटिव होंगे। अगर सारे आंसर पॉजिटिव माने तो c x = 0 पे जो c आया है सोल्व करके ये भी पॉजिटिव होगा, फिर a + b + c भी पॉजिटिव होगा। अगर सारे आंसर नेगेटिव मैंने कंसीडर करें तो उस केस में c भी नेगेटिव होगा और a + b + c भी नेगेटिव होगा। या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों ही नेगेटिव आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, अगर दोनों नेगेटिव आए तब भी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। इसलिए ये चीज ठीक है। या तो देखो दोनों को पॉजिटिव माना या फिर दोनों को नेगेटिव माना, पर प्रोडक्ट करके दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? ग्रेटर देन 0। चैट पे बताओ बात समझ आई? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ। रिस्पॉन्स जब मैं पूछ रहा हूँ तो साथ के साथ फटाफट दे दो यस और नो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आगे बढ़ते जाएं। खत्म करना है जल्दी से चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड ए, और साथ में बोल रखा है कि ये वाली इक्वेशन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये ब्रैकेट ही है, सिर्फ दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है। कह रहा है फाइंड ए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब कह रहे हैं लेफ्ट साइड क्या होनी चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये ग्राफ कब होता है? जब लीडिंग कोफिशिएंट जो x² का कोफिशिएंट होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। साथ में डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ऐसी सिचुएशन कब ऑब्टेन होती है? जब लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? a - 1, तो a - 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और ये मैंने निकाल दिया डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड आएगा बीच में। ठीक है, मतलब इसके आंसर और इसके आंसर का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। जब इसको सोल्व किया तो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए तो ये आंसर आए। और पहली से आंसर आएंगे ये वाले आंसर क्या आएंगे? 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। अब 1 से लेके इन्फिनिटी और इस इक्वेशन का दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/3 से लेके इन्फिनिटी। इतनी सी चीज करनी थी। उसने साफ साफ बोला था कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होने के लिए ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए। ये ग्राफ देखने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। सोल्व करके आंसर अपना ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। दो क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछूंगा समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे फाइंड ए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कह रहा है कि पूरी की पूरी लेफ्ट साइड क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेफ्ट साइड क्या कह रहा है कि हमेशा क्या हो? लेस देन 0। दुनिया का कुछ भी एक्स पुट करूं जो कि रियल नंबर है, लेफ्ट साइड क्या आनी चाहिए? लेस देन 0। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा ग्राफ कब होता है? जब ए लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? लेस देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? लेस देन 0। तो दोनों चीजें अपने को, दोनों का बीच में क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। ये वाली कंडीशन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे a+4 है लीडिंग कोएफिशिएंट, a+4 क्या होना चाहिए? लेस देन 0, तो a हो गया लेस देन -4। साथ में डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है? लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल दी, लेस देन 0 किया। फर्दर सोल्व करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, फिर से आंसर आए। ठीक,
चैट पे बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ आए? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। ये देखो इस क्वेश्चन में वही है, एंड में जाके इंटरसेक्शन लेके काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे अल्फा है जो रूट है, अल्फा क्या है? रूट किसका? इस इक्वेशन का। फिर पूछता है वैल्यू निकालो इसकी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन किस टाइप का है कि कह रहे हैं कि अल्फा एक रूट है किसी क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का, और वैल्यू पूछता है इसकी। ठीक, अब मुझे पता है अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई किया तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया। अच्छा, अब हमें ये गिवन है, निकालना क्या है? इसको, मतलब इसकी हेल्प से ये निकालना है, इतना सा काम करना है। मैंने गिवन कंडीशंस को यूज करके ये ऑब्टेन करके मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे लिखूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को इसकी टर्म्स में लिखना शुरू करूंगा। ठीक, जैसे पहली टर्म क्या है? अल्फा क्यूब। पहली टर्म क्या है? अल्फा क्यूब। मैंने क्या लिखा? अल्फा क्यूब को ध्यान में देखते हुए पहले अल्फा लिखा, और ब्रैकेट में क्या लिखी? गिवन चीज थी। गिवन चीज क्या थी? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। देखो मैंने सिर्फ अल्फा क्यूब वाला पार्ट को उठाया, पहले अल्फा क्यूब वाले को, सिर्फ अल्फा क्यूब वाले को देख रहा हूं मैं, बाकी चीज को देख ही नहीं रहा। अब अल्फा क्यूब को मैंने क्या लिख दिया? इस तरीके से लिख दिया। तो इतनी गारंटी हो चुकी है कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली टर्म तो अल्फा क्यूब ही आएगी, पर उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, फिर यहाँ से 5 अल्फा आ रहा है। ठीक, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ गिवन चीज को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। गिवन चीज क्या है मेरी? गिवन चीज है मेरी ये वाली, और निकालना क्या है? ये। अब मैं इस पूरी चीज को इसकी टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो मैं टर्म वाइज टर्म उठाऊंगा। जैसे अल्फा क्यूब को उठाया तो मैंने ये लिख दिया गिवन इसकी टर्म्स में, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यूब आया, पर अल्फा तो बाकी चीज से मल्टीप्लाई होकर दूसरी टर्म क्या दे रहा है? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक, पर एक्चुअल में मुझे क्या गिवन? एक्चुअल में जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें मेरे को क्या गिवन है? अल्फा स्क्वायर। पर ये लिखने से मेरे को क्या मिल रहा है? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, और चाहिए कि अल्फा स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 अल्फा स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। इस पूरे के अंदर 3 अल्फा स्क्वायर ऐड करूंगा। जैसे मैंने अल्फा क्यूब को ये लिखा, इससे हुआ क्या? अल्फा क्यूब तो आया, पर अल्फा और माइनस 2 अल्फा मिलके क्या दे रहे थे? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। पर चाहिए क्या? अल्फा स्क्वायर, इसलिए मैंने क्या ऐड कर दिया? 3 अल्फा स्क्वायर। साथ में क्या था? अल्फा और 5 में 5 अल्फा दे रहे हैं, पर यहाँ पर क्या है? माइनस अल्फा, तो इसलिए मैंने क्या किया? माइनस 6 अल्फा ऐड किया। तो ध्यान से देखो, जब मैंने सारी चीज करी, ये पूरी की पूरी टर्म अभी भी कैसी है? इतने पार्ट के इक्वल है, और साथ में 22 एक्स्ट्रा है ही। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, करना क्या है? ये वाली चीज आ चुकी है, इसको करना है। मैंने अल्फा क्यूब को इसकी टर्म्स में लिखा तो ये चीज आ गई। पहली दो चीजें मल्टीप्लाई होकर अल्फा क्यूब दे रही थी, पर एक्स्ट्रा कुछ आ रहा था माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, पर गिवन में क्या है? अल्फा स्क्वायर, इसलिए मैंने 3 अल्फा स्क्वायर ऐड किया कि यहाँ से माइनस 2 अल्फा स्क्वायर निकले और 3 अल्फा स्क्वायर बने, नेट क्या बन जाए? अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से अल्फा इंटू 5 अल्फा दे रहे हैं, पर चाहिए क्या? माइनस अल्फा, इसलिए मैंने क्या ऐड किया? माइनस 6 अल्फा। 22 तो था ही, तो इसलिए 22 को मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख ही दिया। अब हुआ क्या इससे? इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी अपने को? 0, तो ये चीज तो 0 हो गई, तो पहली टर्म तो अपने हटके क्या होगी? 0। बचा गया यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22। अब क्या करूंगा? इस बची हुई चीज को मैं इसकी टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इस पूरे से 3 अल्फा कॉमन निकाल 3 एक कॉमन निकालता हूँ 3, तो बचा 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और 22 को दो हिस्सों में तोड़ दिया ताकि 3 कॉमन आ सके, तो यहाँ पे 5 आ गया। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। बचा कितना? 7। गिवन चीज क्या थी मेरी? ये वाली, इसको क्या पुट कर दिया मैंने फिर से 0, तो रह क्या? कितना गया? 7। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, करना क्या है? ये दिया हुआ था, चाहिए था, पहली टर्म से स्टार्ट करो, अल्फा क्यूब को इसकी टर्म्स में लिखना शुरू करो। जैसे ही लिखना शुरू किया तो अल्फा और ब्रैकेट में सब कुछ, तो अल्फा क्यूब तो क्या, जो एक्स्ट्रा आया और जो चाहिए अल्फा स्क्वायर, बची हुई चीज यहाँ पे लिखते गए। फिर इसको फर्दर गिवन चीज की टर्म्स में तोड़ा और एंड में सोल्व किया, तो आंसर आ जाएगा। एक बार चैट पे बताओ बात समझ आई? जो रिक्वायर्ड है उसको गिवन चीज की टर्म्स में हम ब्रेक करते जाएंगे। यस और नो?
फटाफट। ठीक है, सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी जो अभी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक और ऐसा क्वेश्चन है, इसको फटाफट करता हूँ मैं। ये देखो बीटा रूट है, तो इसमें पुट करूंगा तो क्या सेटिस्फाई होगा, ये चीज आएगी। ठीक, फिर मैंने बीटा क्यूब को ब्रेक कर दिया, बीटा क्यूब को ब्रेक किया, बीटा इंटू ये जो भी एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा में फिर से कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के जो बचा आंसर 7। एक बार आप ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगी। जो चाहिए उसको गिवन चीज में ब्रेक करो, पहली टर्म से ब्रेक करना शुरू कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, क्या कह रहे हैं कि x दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3, सॉरी x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 और वैल्यू पूछी जा रही है इसकी। ठीक, ये कुछ नहीं है, कह रहे हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है और वैल्यू निकालो इसकी। अब देखो करने का तरीका तो यही है कि आपके दिमाग में आ सकता है x को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। करो क्या, x प्लस 3 रूट 5 को सोल्व करके इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5, दोनों साइड स्क्वायर तो अपना ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक, अब हुआ क्या, मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू ये है और निकालनी किसकी है, इसकी। ठीक, फिर से क्या करोगे, इसको ब्रेक करना शुरू करोगे इसकी टर्म्स में। पहली टर्म क्या है, x की पावर 4, तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिया, ब्रैकेट में पूरी की पूरी टर्म लिख दी, दोनों को सोल्व x की पावर 4 आएगी, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6x कितना होगा, माइनस 6x क्यूब, और यहाँ पर कितना दिया होगा 12x क्यूब, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 18x क्यूब। फिर ऐसे देखते देखते एक्स्ट्रा चीजें लिखोगे, फिर इसको सोल्व करोगे गिवन टर्म्स की फॉर्म में, एंड में सोल्व करके आंसर आ जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए अपन। अब यहाँ पर इस आखिरी स्टेप में 573 माइनस 100x आ गया। अब x तो आपको गिवन ही था 3 प्लस रूट 5, x प्लस 3 रूट 5 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, साइक्लिसिटी कहते हैं जिसको। अभी क्या दे रखा है, P इंटू क्यू माइनस आर, फिर Q इंटू आर माइनस पी, फिर R इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ से देखो, यहाँ से P था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे R था, यहाँ पे Q माइनस आर, फिर यहाँ पे R माइनस पी, फिर यहाँ पे P माइनस क्यू। लग रहा है ना कि एक साइकिल चल रही है, मतलब एक एक शिफ्ट होके आगे बढ़ रहे हैं। ये साइकिल दिखाई मैंने आपको, P की जगह Q, Q की जगह R, ऐसे शिफ्ट हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको पहले चेक कर लेना होता है कि एक रूट चेक कर सकते हैं। जब भी साइकिल की होती है, या तो उसका रूट x इक्वल टू 1 दिख रहा होता है, या फिर -1 दिख रहा होता है। तो आप दोनों से पुट करके चेक करना कि क्या 1 रूट है इसका या -1 है इसका। तो करोगे क्या, इस पूरी इक्वेशन में आप एक बार 1 को पुट करके चेक करो। जैसे आप इसमें 1 को पुट करोगे तो होगा क्या, अच्छा क्वेश्चन में क्या था, x1 एक रूट है, रूट 2। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, दोबारा देखते हैं, देखो 1 को पुट किया इसके अंदर आपने, 1 करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो 1 पुट किया तो x स्क्वायर तो हट जाएगा, यहाँ पे x हट जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। जब पूरे को सोल्व करोगे तो पी क्यू माइनस आर, ये और ये सब आपस में कैंसिल आउट होके 0 दे देगा। तो इससे पता क्या चला कि रूट कितना आ गया, 1 आ गया। एक रूट कितना आ जाएगा, ठीक। साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि दूसरा रूट, दोनों रूट्स ना बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसने बोला था इस इक्वेशन के दोनों रूट सेम है। दो रूट सेम है तो आप इस क्वेश्चन की शुरुआत ये भी कर सकते थे d इक्वल टू 0 से। अगर आप d इक्वल टू 0 से शुरुआत करते तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, इसके अंदर मैंने मेंशन नहीं करी हुई क्वेश्चन के अंदर की क्या इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब रिवाइज करोगे। गिवन ये था कि इस क्वेश्चन में कि दोनों रूट्स कॉमन है, दोनों रूट्स सेम है, दोनों रूट्स की वैल्यू हमारी है। तो एक रूट तो मैंने कैसे निकाल दिया, साइक्लिसिटी से चेक करके ही निकाल दिया कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट ये हो गया, और साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि दूसरा रूट भी क्या होना चाहिए, इसके जैसा ही होना चाहिए, तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, सेम। फिर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में आप शुरुआत ये भी कर सकते थे, क्योंकि गिवन था कि दोनों रूट सेम है, तो आप d इक्वल टू 0 से शुरुआत करते तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता। ठीक, अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करनी है ये चीज 1 अपॉन आर 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 2 अपॉन क्यू। अब जब मैंने बोल दिया दोनों रूट सेम है तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1। तो मैंने कंडीशन लगा दी सम ऑफ रूट की -b और प्रोडक्ट ऑफ रूट की c/a इज इक्वल टू 1। ठीक, जैसी मैंने कंडीशन लगाई, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया मैंने,
p इंटू क्यू माइनस आर अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ समूह लगाया कुछ भी, तो बस ये लगाना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हुए ये इक्वेशन ऑब्टेन कर लेनी है। फंडा क्या था? फंडा यही था, जब भी साइक्लिसिटी हो तो एक रूट चेक कर लेना, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। आगे तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से अलजेब्रा का यूज करते आप सोल्व कर सकते हो, इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्वेश्चन क्या गिवन है कि x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 गिवन है, साथ में बोल रखे कि x क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। वैल्यू किसकी पूछी है? x क्यूब + 1/x क्यूब की, ये सब पूछा गया है, ठीक है। ये है और ये निकालना है। अब देखो इसको कर क्या सकते हैं, ये जो चीज है लेफ्ट साइड x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, इसको आप ये भी लिख सकते हो लेफ्ट साइड में कि x + 1/x का होल स्क्वायर -2। देखो इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर +2, साथ में यहाँ पे लेफ्ट साइड में +2 तो है नहीं, इसलिए क्या किया? -2 इज इक्वल टू 14। इतना काम किया। 2 को क्या ले जाओगे राइट साइड में तो क्या आ जाएगा? 16। तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी +-4। पर गिवन क्या है? x पॉजिटिव नंबर है तो ये तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब करना क्या है? x क्यूब + 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब इसको भी क्या करोगे आप? x + 1/x की टर्म्स में ब्रेक करने की कोशिश करोगे। अब x क्यूब + 1/x क्यूब किस इक्वेशन में आ सकते हैं? इस इक्वेशन में आ सकते हैं a + b का होल क्यूब। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? a क्यूब + b क्यूब + 3ab, सॉरी +3ab इंटू a + b। मेरे को तो कौन सा पार्ट चाहिए? बस पहला a + b क्यूब, क्योंकि लेफ्ट साइड में a क्यूब + b क्यूब है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 3ab + a इंटू b, इसलिए वो चीज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी सेम टू सेम, क्योंकि वो चीज चाहिए नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड a क्यूब + b क्यूब होंगी। तो ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब x + 1/x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 4। तो यहाँ पे पुट कर दिया 4, 4 का क्यूब माइनस x + 1/x कितना है? 4। यहाँ पे 3 इंटू 4, इस पूरे को सोल्व किया तो आंसर आ गया 52। x क्यूब + 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली x की पावर 5 + 1/x की वैल्यू आप फिर से अलजेब्रा का यूज करके निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा अलजेब्रा यूज होगा जो आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि x की पावर 5 + x की पावर 5 को जब आपको सोल्व करना है तो इसके अंदर ये वाली टर्म हमें गिवन थी, ये टर्म हमने निकाल दी थी, तो इसका प्रीवियस चीजों का यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है और इसको सोल्व करना है। चैट पे बताओ बात समझ आई? तो आपको बता ही दिया था कि डबल इनइक्वालिटी है कि इसको सोल्व करना है, मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो दो है, डबल इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको सोल्व करो, इसको भी सोल्व करो, जो दोनों का आंसर आए इंटरसेक्शन ले लो, ये सोल्व हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चन ये काम के नहीं है इतने। जैसे चैट पे किसी का मैसेज, एक्स की पावर 7 वाला कैसे करेंगे? x की पावर 7 अगर कभी आता है तो उसको x की पावर 5 और 2 में ब्रेक करेंगे, क्योंकि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 हमारे को आ चुकी है वैल्यू। x की पावर 7 निकालना है तो उसको x की पावर 5 और x की पावर 2 में करेंगे, ठीक है प्रिंस। x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 एक ब्रैकेट हो जाएगी, दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की ब्रैकेट। उसको जब सोल्व करके टर्म आएगी उसको माइनस कर देंगे। बोलो भी प्रिंस, समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी, ठीक। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी जो होती है इसका मतलब क्या है कि कुछ भी दुनिया की वैल्यूज पुट करो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। जैसे sin²x, अगर मैंने लिखा sin²x प्लस cos²x प्लस cos²x इक्वल टू क्या होता है? 1। लेफ्ट साइड में दुनिया का कुछ भी x पुट करो, दुनिया का कुछ भी x पुट करो तो फॉर ऑल x लेफ्ट साइड हमेशा आंसर क्या देगा? 1। तो इसको क्या बोल दिया जाता है? आइडेंटिटी। ये फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का कुछ भी एक्सपोर्ट करो लेफ्ट साइड हमेशा राइट साइड के बराबर आएगी, ठीक। जैसे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + ab। a और b की वैल्यू आप लेफ्ट साइड पे कुछ भी पुट करो और राइट में कुछ भी पुट करो, जो लेफ्ट साइड से आंसर आएगा वही राइट साइड से आंसर आएगा, ठीक। अब मुझे एक चीज पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब ax² + bx + c इक्वल टू 0।
अगर मेरे पास ये इक्वेशन होती है, मुझे पता है इसके दो ही रूट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा रियल रूट्स की बात करूं तो 3 रियल रूट्स आ सकते हैं। तो दुनिया में सिर्फ दो ही एक्स की वैल्यू ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सारी एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करें, कि मैं एक्स को कुछ भी पुट करूँ, -1 -2 -3 -4 कुछ भी पुट करूँ, इसको सेटिस्फाई करे। वो तभी सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 हो, बी का भी एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 हो और ये कांस्टेंट टर्म भी 0 हो। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलता हूँ ये वाली इक्वेशन है मेरी, अब दुनिया का कुछ भी x में लेफ्ट में पुट करूँ, x को 1 पुट करूँ तो 1 × 0 तब भी 0 बनेगा, 1 × 0 ये भी 0 बनेगा। अब लेफ्ट साइड में दुनिया का कुछ भी x पुट करते जाओ, लेफ्ट साइड भी हमेशा क्या आएगी 0, और 0 इक्वल टू 0 होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल देते हैं कब, जब सारे कोएफिशिएंट क्या बन जाते हैं 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आइडेंटिटी इन जनरल होती नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो ही रूट्स होते हैं। ठीक, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट a, b और c अगर 0 हो जाएं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में x को कुछ भी पुट करते जाओ, x को 1 पुट करो तब भी लेफ्ट साइड 0, x को 2 पुट करो तब भी 0, तो सारे x इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये sin² x + cos² = 1 जैसा हो गया कि कुछ भी x पुट करी जा रहे हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पर ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर a, b, c 0 नहीं है, तो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा x की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है इसको। ठीक, और अगर आप कहते हो कि इसके सॉल्यूशन दो से ज्यादा चाहिए, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए, वो तभी हो पाएगा अगर वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो से ज्यादा आंसर नहीं दे सकती। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि टोटल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5 एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आइडेंटिटी बन चुकी है। उसके दो से ज्यादा आंसर तभी आ सकते हैं अगर सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे। इतनी बात समझ आई? यस, चैट पे बताओ। भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है कब, जब सारे कोएफिशिएंट उसके 0 हो जाएं। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, x का भी 0 नहीं है, b का भी 0 नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ax² + bx + c 0। ठीक, अब देखो 3 केस होते थे रियल सॉल्यूशन के, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके दो डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है जो कि दोनों वैल्यूज ले रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो इसके एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं आते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी रियल नहीं चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, अगर उसका एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, अगर उसके दो रियल सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर आप चाहते हो कि दो से ज्यादा सॉल्यूशन है, दो से ज्यादा सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, तो आप क्या कर दो, तीनों के तीनों कोएफिशिएंट 0 कर दो। जैसे ये होगा बात बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब टॉपिक क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट मेरे को इन्फिनिटी पे लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? एक रूट इन्फिनिटी पे होना चाहिए और एक रूट फाइनाइट का हो। तो ax² + bx + c का जो सम ऑफ रूट कितना होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है सम ऑफ। मैंने बोल दिया कि एक रूट जो है वो इन्फिनिटी पे जाए, मतलब एक रूट की वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका सम ऑफ रूट कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। सम ऑफ रूट कितना होगा? इनफाइनाइट हो गया। और सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी होती है? -b/a। अब सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है? -b/a, और -b/a की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। अब -b/a की वैल्यू इन्फिनिटी कब हो सकती है? जब a की वैल्यू लगभग 0 हो। रूट इनफाइनाइट पे लेके जाना है, उसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रूट को इनफाइनाइट करना है। सम ऑफ रूट इनफाइनाइट कब होगा? जब a की वैल्यू 0 के आसपास होगी, a टेंडिंग टू 0 होगा। अगर a टेंडिंग टू 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? bx + c = 0। तो आपको याद रखना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक रूट इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो उसका सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सम ऑफ रूट अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा? लगभग 0 होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर लगभग 0 माने a अप्रोचेस टू 0, तो a लगभग 0 हो चुका हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? है bx + c = इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूँ दोनों ही रूट इनफाइनाइट पे लेके जाने हैं, अगर दोनों रूट इनफाइनाइट पे लेके जाने तो मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रूट भी 0। सम ऑफ रूट का तो है तो मतलब a तो 0 को टेंड करेगा ही। ठीक,
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या होता है, माइनस सी बाई बी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कहाँ पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट पे। सम ऑफ रूट भी जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जीरो। इसका मतलब क्या है, बी भी टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, माइनस सी बाई बी। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या, दोनों रूट इनफाइनाइट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या जा रहा है आपका, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब बी को भी टेंड करना पड़ेगा जीरो पे, तो बी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। सम भी टेंडिंग टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी टेंडिंग टू जीरो, तो ए भी जीरो, बी भी जीरो। तो बचेगा क्या पार्ट, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रह जाएगी, y इज इक्वल टू सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए भी गया, बी भी गया। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पे है तो ए भी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रह जाएगी, y इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन के रूट कहाँ पे दिखेंगे आपको, इन्फिनिटी पे दिखेंगे। इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये कहना चाहता है। यस और नो, सॉरी हाँ, माइनस सी बाई प्रोडक्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब, सॉरी ध्यान से, एक चीज मैंने गलत बोल दी, रुको रुको रुको। देखो, जब कुछ मैंने गलत समझा दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब सम ऑफ रूट जीरो था तो माइनस बी बाई इन्फिनिटी पे जा, ए टेंडिंग टू जीरो रहा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई थी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इतना बना था। तो दूसरा रूट की वैल्यू क्या आ रही थी, सी इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस सी बाय बी। तो दूसरा रूट क्या आ रहा था, माइनस सी बाय बी आ रहा था। जब एक रूट इन्फिनिटी पे था तो दूसरा रूट क्या आ रहा था, माइनस सी बाय बी। अब मैं कह रहा हूँ दूसरा रूट भी कहाँ पे जाए, टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाए। इस रूट की वैल्यू भी मैं चाहता हूँ क्या हो, इन्फिनिटी पे जाए। तो इसका मतलब क्या है, इस बी को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने किया, इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट से नहीं किया, मेरे को लगा यार प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ मैंने। तो माइनस सी बाई बी, तो माइनस सी बाई बी की वैल्यू भी टेंडिंग टू कहाँ पे करनी पड़ेगी अपने को, इन्फिनिटी। माइनस सी बाई बी भी टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक रूट इन्फिनिटी पे था तो दूसरा रूट था बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, सी इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो दूसरा रूट आ रहा था माइनस सी बाई बी। अब मैं कह रहा हूँ एक रूट तो इन्फिनिटी पे था, दूसरा रूट ये आ रहा है, मैं कह रहा हूँ दूसरा रूट भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी टेंडिंग टू जीरो करना पड़ेगा। बी टेंडिंग टू जीरो करोगे तो बी भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ सी वाला पार्ट। आप बताओ चैट पे, समझ आया। हर्षित, रूट्स आर इन्फिनिटी मतलब, और इन्फिनिटी रूट्स, इन्फिनिटी रूट्स का मतलब उसके रूट्स बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और रूट्स एट इन्फिनिटी का मतलब रूट की वैल्यू इन्फिनिटी है। अगर मैं बोलता हूँ एक इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हैं, मतलब उसके बहुत सारे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर रूट्स एट इन्फिनिटी का मतलब क्या है, उसके जो रूट है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है हर्षित और प्रिंस, वो बात क्लियर होगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं था, माइनस सी बाय बी था, वो दूसरे रूट को कंसिडर करके मैंने निकाला। यस और नो। हर्षित भाई, रूट्स एट इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि रूट्स की वैल्यू है जो, वो इनफिनिटी है, बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर मैं बोलता हूँ कि इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स हैं, इनफाइनाइट रूट्स का मतलब उस इक्वेशन के बहुत सारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरी जो ये वाला था, दोनों रूट्स इन्फिनिटी में, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही ना, ये कैसा आ जाएगा, एक ग्राफ आ जाएगा। ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, तो हमें लगेगा इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाए शायद, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इन्फिनिटी पे होंगे, कभी मीट ही नहीं करेंगे। एक सर वो तो समझ गया, ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन क्या है, मान लो एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा बीटा पे। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं अल्फा की जगह बीटा कर दूं और बीटा की जगह अल्फा कर दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लो कि इक्वेशन गिवन है मेरे को एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा, वो इक्वेशन गिवन है ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इक्वेशन बना देता हूँ एफ के अल्फा की जगह बीटा पुट करो और बीटा की जगह अल्फा पुट करो, मैंने अल्फा की जगह बीटा पुट किया तो आ गया बीटा स्क्वायर, बीटा की जगह आ गया अल्फा, और जैसे ही इसको भी चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाली फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम ही है। तो हुआ क्या, अल्फा बीटा को एक्सचेंज करके बीटा इक्वल टू अल्फा किया,
तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे फंक्शंस को हम सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। बोथ आर सिमेट्रिक फंक्शन, thus अल्फा बीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी टू नंबर्स। अल्फा बीटा को इंटरचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहा हूं मैं, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। ठीक, अच्छा दो तरह से होते हैं, या तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम हो सकते हैं, या एक कॉमन हो सकता है बाकी दोनों अलग हो सकते हैं। मान लो एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी इक्वेशन ये गिवन है। ठीक, अब मान लो इक्वेशन गिवन है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ साथ में, 10x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 60 इक्वल टू 0। देखो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन से 10 को कॉमन निकाल दूं तो ये वाली इक्वेशन ऊपर जैसी बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन तो एक्चुअल में सेम ही बन रही हैं। अच्छा ध्यान से देखो तो पहली इक्वेशन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और नीचे वाले का 1/10 रेशियो आ रही है। एक्स कोफिशिएंट को अगर लिखता हूं तो 5/50 हो रहा है, और तीसरी वाली का लिखता हूं तो 6/60 हो रहा है। तो देखो ये रेशियो सेम आ रही है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन में कॉमन फैक्टर है। जैसे ही वो कॉमन फैक्टर को मैं बाहर निकालूंगा और 0 के नीचे ले जाऊंगा तो वो इक्वेशन पहले जैसी बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन एक्चुअल में सेम ही बन जाएंगी। तो जब इक्वेशन दोनों ही सेम है तो दोनों के रूट्स सेम होंगे। इतनी सी बात क्लियर हुई। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये इक्वेशन गिवन है और ये वाली गिवन है, अगर दोनों इक्वेशंस के दोनों ही रूट्स कॉमन है तो मतलब एक कॉमन फैक्टर होगा जिसको मैं निकाल दूंगा तो दूसरी इक्वेशन पहली जैसी बन जाएगी। और उसको देखने के लिए ये वाली कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अच्छा अगर क्यूबिक इक्वेशन हो, मतलब एक और कोफिशिएंट आ गया d1/d2, तो एक और देना d1/d2 कर देना। फिर जितनी मर्जी, अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके रूट सेम आ रहे हैं, सारे के सारे रूट सेम आ रहे हैं, तो कोफिशिएंट्स की रेशियो सेम आनी चाहिए। ये कंडीशन इसको याद रखना, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो डायरेक्टली ये वाली कंडीशन लगा देना। पर अगर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट कॉमन है, अगर कहता है कि दोनों रूट्स कॉमन है, दोनों रूट्स कॉमन है, एक ही रूट कॉमन है, फिर आप एक काम करोगे कि एक रूट को कॉमन मान लोगे, वो रूट कॉमन मान लोगे कि अल्फा है। ठीक है, लेट अल्फा जी कॉमन रूट, क्या आप कंसीडर कर लोगे। तो क्या करोगे, अल्फा को इस इक्वेशन में भी पुट कर दोगे और अल्फा को इस इक्वेशन में भी पुट कर दोगे। तो दोनों इक्वेशन अल्फा की टर्म्स में आएगी। जैसे ही दोनों इक्वेशन अल्फा की टर्म्स में आएंगी तो सोल्व कर दोगे दोनों इक्वेशंस को और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस आपको प्रोसेस याद रखनी है। प्रोसेस की कि अल्फा रूट माना कॉमन है दोनों इक्वेशंस का, तो अल्फा को इसमें भी पुट कर दिया, अल्फा को इसमें भी पुट कर दिया, दोनों इक्वेशन अल्फा की टर्म्स में हो जाएंगी और दोनों इक्वेशन को फिर सोल्व किया और अल्फा की वैल्यू ले आए। सोल्व कैसे करोगे वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो प्रोसेस ये रहेगी। आपने क्या करा, अल्फा को कॉमन माना तो अल्फा पुट कर दिया और यहाँ पे अल्फा को पुट कर दिया, दोनों इक्वेशन आ गई। अब अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a1, नीचे वाली का क्या है, a2। तो आप क्या करोगे, आपको अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो पहली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, a2 के साथ, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a1 के साथ। तो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा a1a2, इस वाली इक्वेशन का भी हो जाएगा a1a2। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा की इस वैल्यू को आपको याद रखना है तो याद रख लो, नहीं तो प्रोसेस सिंपल रहती है। मैं तो प्रोसेस ही करता हूँ, आप लोग भी प्रोसेस करना तो बैठेगा कि अगर एक रूट कॉमन उसने बोला है तो अल्फा को पुट किया, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, अल्फा की वैल्यू ले आए, काम खत्म। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। अब ध्यान से देखो, उसने बोला कि हैव अ कॉमन रूट। अब हैव अ कॉमन रूट का मतलब क्या हो सकता है कि एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं। अगर मैं मानता हूं कि अगर चलो दोनों रूट कॉमन है तो फिर तो क्या करता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर वाली का 1 है, नीचे वाली का 3 है, बीच वाली का पता नहीं क्या आना है अभी, तीसरी वाली का क्या है 2/2। अब ये बताओ, बीच वाली तो चलो भी आनी थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए था। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि a2 इज इक्वल टू c1/c2 तो है ही नहीं, तो बीच वाला देखने की जरूरत नहीं है, तो दोनों रूट्स तो कॉमन नहीं होंगे, ये गारंटेड हो चुकी है बात। तो अब क्या करते हैं कि एक रूट कॉमन है, अगर एक रूट कॉमन है तो मैं क्या करूंगा, उसने साफ साफ बोला हैव अ कॉमन रूट,
तो मतलब एक रूट तो कॉमन है, तो कह रहे कि k की वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में रूट तो कॉमन है। अब मैं काम करता हूँ, इस इक्वेशन का रूट्स निकाल लेता हूँ। इस इक्वेशन का रूट निकाला तो दूसरा आ गया 2। इतनी बात मेरे को पता चल चुकी है, इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 है, ठीक, या फिर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन का मेरे को रूट कॉमन बनाना है। तो एक काम कर सकता हूँ कि दोनों इक्वेशन का एक रूट जो कॉमन बनाना है, इस 1 को भी दोनों का कॉमन रूट बना सकता हूँ, इस 2 को भी दोनों का कॉमन रूट बना सकता हूँ। अगर मैं इस 1 को इसका रूट बनाता हूँ, कि मैं कहता हूँ इस इक्वेशन का भी एक रूट 1 चाहिए, तो 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे इसमें 1 सेटिस्फाई कराओगे तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आप कहते हो नहीं मैं 2 वाले को कॉमन रूट बनाना चाहता हूँ, कि इस इक्वेशन का रूट एक तो 2 था, दूसरी वाली इक्वेशन का रूट भी मैं 2 ही बनाना चाहता हूँ, तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन में 2 को सेटिस्फाई करा दो। जब 2 को सेटिस्फाई कराया तो k की वैल्यू ये आ गई, अगर 1 को सेटिस्फाई कराया तो k की वैल्यू ये आ गई। तो मैं कह सकता हूँ अगर k की वैल्यू -5/4 होगी तो दोनों इक्वेशन का कौन सा रूट कॉमन होगा, 1। अगर k की वैल्यू -7/4 होगी तो दोनों इक्वेशन का कौन सा कॉमन रूट होगा, 2। तो यहाँ 1 रूट कॉमन है, या फिर दूसरा रूट जो सा 2 है वो कॉमन है। 1 कॉमन है तो वैल्यू -5/4, अगर 2 कॉमन है तो -7/4। चैट में बताओ बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a एंड b इफ ये हैव अ कॉमन रूट फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू r। ठीक, अब ध्यान से देखो फिर से, इसके तो मेरे को पता है रूट्स क्या आएंगे। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए वो क्या है, 2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक, एक रूट आया 2 प्लस आयोटा, एक आया 2 माइनस आयोटा। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मान लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक ही रूट कॉमन है दोनों का, ठीक है। मान लो एक रूट है 2 प्लस आयोटा, मैं कहता हूँ दूसरी इक्वेशन का भी रूट जो कॉमन कर रहा हूँ मैं 2 प्लस आयोटा कर रहा हूँ। अब मुझे इतना पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट 2 प्लस आयोटा होगा तो गारंटीड है दूसरा रूट क्या होगा, प्लस आयोटा होगा ही होगा। अब मुझे पता है कि पहली इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, 2 प्लस आयोटा, दूसरा क्या है 2 माइनस आयोटा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 2 प्लस आयोटा इसका कॉमन इसके जैसा। तो गारंटीड है कि 2 माइनस आयोटा भी इसका रूट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 प्लस आयोटा इसकी इक्वेशन का रूट बना रहा हूँ तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट में करते हैं। एक 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा 2 माइनस आयोटा होगा ही होगा। तो दोनों इक्वेशन के दोनों ही रूट्स कॉमन होने पड़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ 2 प्लस आयोटा इसका रूट है और रूट कोई और एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दूसरा रूट 2 माइनस आयोटा ही एग्जिस्ट करेगा। या फिर मैं कहता हूँ अगर इस इक्वेशन का 2 माइनस आयोटा वाला रूट इसका कॉमन बना दो तो दूसरा अपने आप चल के आएगा 2 प्लस आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक रूट तो 2 प्लस आयोटा आ गया, दूसरा रूट क्या आ गया, 2 माइनस। दोनों ही रूट्स कॉमन है, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो a/a2 b1/b2 c1/c2 लगा दिया, तो 1/1, फिर दूसरा -4/a और तीसरा 5/b। ये करा तो इक्वल टू -4, b इक्वल टू 5। इतना आता है। चैट पे बताओ बात समझ आई? अच्छा, अब कॉमन रूट के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप लोग आगे मैं दूंगा जब सेंड करूंगा, सेंड भी किया ही हुआ शायद मैंने। आप लोग खुद ट्राई करके देखना, बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे होते हैं, सोल्यूशन दिए हुए हैं इसके अंदर, तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर लेना है वाले, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे दे रखे हैं कॉमन रूट के क्वेश्चन, मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन है, जरूर करना। ठीक, अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ये भी कॉमन रूट के क्वेश्चन चल रहे हैं, इस सबको आप ट्राई करना। ये सारे कॉमन रूट के क्वेश्चन हैं। भाई 10-11 क्वेश्चन है रूट के, चलते जा रहे हैं, ये आप लोगों को सोल्व करना ही करना है। ठीक, अच्छा, अब नया टाइप का क्वेश्चन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यहाँ तो ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो ये मिनिमम वैल्यू होती है, जब ऐसा होता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो ग्रुप में नेक्स्ट डीपीपी डाल देना प्लीज। डीपीपी हर्षित वही है, बुकलेट अगर आपके पास है तो आप बुकलेट को सोल्व करो, मेंस ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर सारा उतना ही करो, उतना ही सफिशिएंट है। मैं क्वेश्चंस एक्स्ट्रा तो दे ही रहा हूँ इसके अंदर, उसके अंदर इतना सफिशिएंट है। अभी अभी जितना टाइम है हमारे पास उसके लिए मेंस ऑब्जेक्टिव बुकलेट से लगाओ, मेंस प्रीवियस ईयर बुकलेट से लगाओ, और साथ में जो मैं नोट्स में आपको 10-12 क्वेश्चन खुद ही दे रहा हूँ सोल्यूशन के साथ, इतना करो, इतनी प्रैक्टिस बहुत है अभी के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए और साथ में कैलकुलस खुद से भी करते रहो। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कैलकुलस का नंबर बाद में आएगा। तो
इसका हमें पता है माइनस बी बाई टू माइनस डी बाई फोर ए होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो इसकी, ठीक है। तो ये तो कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ही कर लेना। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, पी एक्स दिया हुआ है और पी एक्स की मिनिमम वैल्यू कह रहा है कि 6 है, जब एक्स की वैल्यू 2 है। फाइंड ए एंड बी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं, मिनिमम वैल्यू है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका कितना, सोल्व कर लेना, वाई कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल लेना, इतनी सी बात करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कर लेना भाई, ये तो वही सारे क्वेश्चन। फिर लॉग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, 4x ग्रेटर देन 0, ये भी आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ये, ठीक, कर लेना इसको सोल्व, ज्यादा कुछ नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज होके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सोल्व करना है मिनिमम वैल्यू निकाल के। रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, मान लो कोई टर्म दे रखी है, लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म का ग्राफ हमेशा क्या होता है, इस तरीके से होता है, सीधी लाइन जाती रहती है ऐसे। तो ये लाइन तो कभी रुकेगी नहीं, लाइन अगर कभी रुकेगी नहीं तो इसका मतलब क्या है, वो आंसर सारे के सारे लेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अगर फॉर्म होती है कभी भी, तो y क्या होता है, बिलोंगिंग टू r। डिफरेंट डिफरेंट एक्स पुट करते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते रहेंगे। एक्स को इन्फिनिटी पुट करो तो y भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो y बिलोंगिंग टू r। ध्यान क्या रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो y इक्वल टू b हो जाएगा, तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y की रेंज में कुछ नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू ही हो जाएगी। पर a नॉट इक्वल टू 0 है तो x की टर्म है यहाँ पर, तो x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओगे, y डिफरेंट आता रहेगा, तो y बिलोंगिंग टू r हो जाएगा। एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू x प्लस 1, वही x को कुछ भी पुट करते जाओ, y आता रहेगा, तो y बिलोंगिंग टू r, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्या हुआ है इस तरह का, ये देखो y लीनियर बाय लीनियर फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू लीनियर बाय लीनियर फॉर्म का दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो y का आंसर क्या है, देखो y की रेंज ये आती है, r माइनस एलिमेंट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, तो कह रहा है कि y की रेंज लो, y की रेंज क्या होगी, रियल में से क्या माइनस कर देना है, a बाई सी क्या है, x के कोफिशिएंट की रेशियो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 बाई 1 कितना होता है 2, r में से 2 माइनस कर दो तो y की रेंज आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट है, आप याद रखना, y अगर लीनियर बाय लीनियर फॉर्म का होता है तो y की रेंज क्या होती है, r माइनस ये वाला एलिमेंट माइनस कर दोगे a बाई सी वाला, ठीक। नेक्स्ट, और उसका करने का तरीका ये, आप एक काम करो, जैसे y इज इक्वल टू ये, आप x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल y इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया तो x कितना, x आ जाएगा आपका y माइनस 3 अपॉन, x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो y माइनस 3 साथ में 2 माइनस वाई, ठीक। अब ध्यान से देखो, y तो क्या था आपका, y तो है आपके आंसर जो आएंगे, कि y x वैल्यू पुट कर रहे हो और y सोल्व होके आ रहा है, तो मैं इसको उल्टा ये भी कर सकता हूँ कि y की वैल्यू में कुछ पुट करूँ और उसके लिए x फाइंड करूँ, कि y को 2 रखा तो बताओ उसके लिए x की वैल्यू मिल रही है मिल रही, y को 3 रखा उसके लिए x की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो हर एक y के लिए अगर x मिलता जाएगा तो y मतलब आंसर आ सकता है, ठीक है। इसका उल्टा प्रोसेस तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं तो यहाँ पे नंबर पुट करता जाऊँ, y को 1 रखा तो उसके लिए x मिल रहा है, y को 2 पुट करूंगा उसके लिए कुछ x मिलेगा। तो हमें ध्यान ये देखना है कि कौन सा y मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता हूँ जिसके लिए x मिलेगा। ध्यान से देखो, y को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो x मेरे को नहीं मिल पाएगा, उल्टी प्रोसेस शुरू करी मैंने यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले हो रहा था कि x को पुट कर रहा हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट y मिल रहा है, तो मुझे चेक करना है कि कौन सा y नहीं मिल पाएगा, कौन सा y नहीं मिल पाएगा, उसके लिए प्रोसेस क्या करनी है, उल्टी कर देनी है। उल्टी प्रोसेस मतलब x को y में रिप्रेजेंट कर दो, फिर आप देखो कि कौन सा y पुट करो जिसकी वजह से x नहीं मिल रहा,
तो ध्यान से देखो, y को जब 2 पुट करोगे तो x नहीं मिलेगा। तो जब x नहीं मिल पा रहा y2 के लिए, तो मतलब यहाँ पे y को अगर आप 2 पुट करोगे तो यहाँ से x नहीं मिल पाएगा आपको। अगर x नहीं मिल पा रहा y को 2 लाने के लिए, इसका मतलब y 2 वैल्यू नहीं लेगा, इसलिए y इज इक्वल टू, y की रेंज क्या है, r-2। चैट में बताओ, बात समझ आई वाली? तो से रेंज निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोसेस उल्टी कर देते हैं, बस y की जगह x लेंगे, x की जगह y लेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा y हमें नहीं मिल पा रहा। ठीक, ऐसे का क्वेश्चन है ये वाला। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देना, x को y की टर्म्स में देखना और सोल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, x0 - 1 कैसे यूज करेंगे, x-1 वो तो डोमेन का पार्ट हो गया ना, कि x को -1 तो पुट करेंगे नहीं ना अपन, x को -1 नहीं पुट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, x को -1 नहीं पुट कर, डोमेन वाला पार्ट पुट करेंगे और y आंसर लेके आएंगे। पर मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि दुनिया का डिफरेंट डिफरेंट वैलिड x पुट करके y मिलता जाएगा। तो मैंने तो बस ये चेक कर दिया कि कौन सा y नहीं मिल पा रहा x के लिए, ये बात करी मैंने। सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन है, y = 3x - 1, इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया, 3yx - y = 1। और फिर से x को रिप्रेजेंट करना है y की टर्म्स में, तो x क्या आ जाएगा, 1 + y/3y। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, उसके लिए x निकाल रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि ये वाला y पुट करूँ, उसके लिए x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। खुद देखो, जैसे y को मैं 0 पुट करता हूँ, तो y को 0 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उसके लिए मुझे x नहीं मिल पाएगा कोई भी। और कोई भी y पुट कर लो, y को 1 पुट करोगे तो 1 + 1 कितना होगा, नीचे कितना 3, 2/3, तो x वैल्यू 2/3 आ रही है। और जैसे y को 0 पुट कर रहे हो तो x नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए y 0 इसका आंसर, r - एलिमेंटल 0। चैट में बताओ, बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं लीनियर बाय लीनियर की, x को y में x बदला और चेक करा कौन सा y को पुट करके x नहीं मिल रहा अपने को। ठीक, ये तो लीनियर वाले क्वेश्चन करें। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर, ये भी चेक करना। ठीक, अब ध्यान से देखो, आपका मन करेगा कि y की रेंज निकालनी है, तो इस x - 1 को इस x - 1 से कैंसिल कर दो। अच्छा, इस x - 1 को x - 1 से आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। पर कब करोगे कैंसिल, जब x ≠ 1 होगा। जब x ≠ 1 होगा तो y = क्या बन जाएगा, x। ठीक, अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि y = x बन गया जब x ≠ 1 है। ठीक, अब दुनिया का कुछ भी x पुट करो, वही y का आंसर आएगा। पर x को आप 1 नहीं पुट कर सकते। x को 1 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे माना है कि x ≠ 1 है, तभी आपने x - 1 और x - 1 को कैंसिल किया था। तो 1 को छोड़ के कुछ भी पुट करोगे y का आंसर आएगा, पर x को 1 पुट कर नहीं सकते, x को 1 नहीं पुट कर सकते तो y = अगर x को 1 पुट करते तो y क्या आता, 1 आता, पर x को 1 पुट कर ही नहीं सकते तो y 1 आएगा ही नहीं। तो रेंज में आंसर क्या आएगा, रेंज आ जाएगी r - एलिमेंटल 1, क्योंकि x = 1 जो है आपका डोमेन का पार्ट नहीं बन रहा। x को 1 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0। अगर x 1 नहीं है तो x - 1 और x - 1 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो आ क्या जाएगा, y = x आ जाएगा। और y = x क्या है, जो x होगा वही y होगा। तो मैं कुछ ही पुट कर सकता हूँ, ऑल रियल, पर x को क्या पुट नहीं कर सकता, 1 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि 1 को ना मानते हुए मैंने इसको कैंसिल किया और क्वेश्चन को कन्वर्ट किया y = x में। तो इसका आंसर क्या है, r - एलिमेंटल 1। चैट में बताओ, बात समझ आई, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद ट्राई करना। आगे का होमवर्क देखते हैं क्या है, आगे टॉपिक क्या रहा है देखते हैं। नया टॉपिक है तो शुरू करें, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, पर मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसके। ठीक है, रेंज ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। ठीक है, आप लोग को मैं ये नोट्स दूंगा आज, जिसके अंदर आप ये वाला टॉपिक पहले से पढ़ के रखोगे, सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे, सारे स्टेप्स लिख रखे हैं, कम से कम 6 क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देखना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करूँ। नेक्स्ट क्लास मेरी कल ही होगी, तो ये वाला पेज हो जाएगा एक आपका। तो क्वेश्चन 12 का आंसर r - आ रहा है, नहीं 2 - 3 नहीं आएगा, उसका थोड़ा दिमाग लगाना, उसका क्वेश्चन का आंसर r-2 - 3 नहीं आएगा। थोड़ी सी ट्रिक है इसके अंदर, देखो दो केस हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, x - 2 को x - 2 से कैंसिल करोगे, क्या मान के x ≠ 2। जब x ≠ 2 करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी,
माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस, आपका क्या बचेगा एक्स माइनस वन। पर आपको क्या नहीं पुट करना, टू। जब एक्स को टू पुट करके देखो तो टू माइनस वन कितना आ रहा है, तो मतलब वन कभी आंसर नहीं आ पाएगा उसका। फिर भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, अगली क्लास में इसको जरूर कवर करूंगा, पर खुद से दिमाग लगा के समझने की कोशिश करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने x माइनस टू को कैंसिल किया, क्या मानते हुए कि x नॉट इक्वल टू टू है। जब x नॉट इक्वल टू टू है तो आपने क्या किया, x माइनस थ्री और x माइनस थ्री को भी कैंसिल किया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस वन। ठीक, पर आपने ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन कैसे ऑब्टेन किया, x को नॉट इक्वल टू टू मानते हुए। जब x नॉट इक्वल टू टू है, अगर x को टू पुट करते तो आंसर क्या था, y इज इक्वल टू वन। ठीक, पर x को टू तो पुट कर ही नहीं सकते आप, x को जब टू नहीं पुट कर पा रहे हो तो y इज इक्वल टू वन आ रहा है। जब x को टू पुट किया तो y इक्वल टू वन आ रहा है, तो y आंसर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि टू को पुट कर नहीं सकते, तो इसलिए वन नहीं आएगा इसका आंसर। सिमिलरली जब आप क्या कहते हो कि x को थ्री नहीं पुट करोगे, x को जब थ्री नहीं पुट करो तो क्या हो रहा है, x माइनस थ्री को काट सकते हो, x माइनस टू को काट सकते हो, तो बचेगा क्या, x माइनस वन। फिर आप चेक करते हैं, अगर x को आप थ्री पुट करते तो आंसर कितना आता, माइनस वन, टू आता। टू आंसर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि थ्री को आप पुट कर ही नहीं सकते, तो कौन कौन से आंसर नहीं आ सकते, वन नहीं आ सकता और टू नहीं आ सकता, तो आर माइनस में से वन कोमा टू माइनस किया। चैट में बताओ बात समझ आई, ठीक। फिर भी करना आप इसको क्वेश्चन को। अच्छा मैं आपको बता रहा था आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, वो देख लो एक बार फटाफट। आपको ये वाला पेज करना है, रेंज वाला, ये क्वाड्रेटिक पहला पेज, ये दूसरा पेज, दिस इज ए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांच पेज भेज रहा हूँ, ये पांचों क्वेश्चन करने हैं, उसके आगे मैं कराऊंगा फिर आपको। कल यहाँ से शुरू करेंगे। लेक्चर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहले पहले मैं भेज रहा हूँ, आप वो सब कर लोगे, लेक्चर 6 से मैं शुरू करूंगा फिर। ठीक, तो अपन कल मिलते हैं। आप लोग अपना जेईई मेंस ऑब्जेक्टिव और जेईई मेंस प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करते चलो, फिर आगे बढ़ेंगे। दो टॉपिक रह गए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट्स रह गया मेन टॉपिक, तो एक दो क्लासेस में निपटा देंगे इसको। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, चलो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ठीक, किसी को कोई चैट पे कुछ बताना है, पूछना है, पूछ लो, 2 मिनट बचे हैं अभी। चीजें समझ आ रही हैं, चीजें ठीक चल रही हैं, ठीक है। 2 मिनट है, क्लास मेरी तरफ से ओवर है, जिसको जाना है वो चले जाएं। किसी को कुछ पूछना है, कोई सजेशन देना है, कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेरी है, वो पूछ लो मुझसे।